बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और उसके फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन विच टू ऑब्जर्वर in relative motion will always agree upon। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे ये पूछ रही है कि अगर दो ऑब्जर्वर जो एक दूसरे के रेफरेंस से मूव कर रहे हैं वो किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसे ये दो ऑब्जर्वर अगर मेजर करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे ये रेस्ट पर हो या चाहे ये मूव कर रहे हों। तो चलिए स्टूडेंट, इसको डिस्कस करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पीड की और देखते हैं कि अगर ये दो ऑब्जर्वर स्पीड को मेजर करें तो इनके आंसर्स किस तरह आएंगे। आप सपोज करें कि एक कार रेस्ट पर है और दूसरी कार 50 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स द रेस्ट कार। अगर ये कार 50 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करते हुए रेस्ट वाली कार को हिट करती है, तो रेस्ट वाली कार को फील होगा कि 50 मीटर पर सेकेंड के साथ उसे किसी ने हिट किया है। इस सिचुएशन में रेस्ट कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर इनकमिंग कार की स्पीड को 50 मीटर पर सेकेंड एस्टिमेट करेगा। इसी सिचुएशन को अगर हम चेंज कर दें, रेस्ट वाली कार अब मूव करना स्टार्ट कर दे विद 30 मीटर पर सेकेंड towards the car which is moving with 50 meter per second। अब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हुए हिट करती हैं। इस सिचुएशन में जो इम्पैक्ट आएगा वो 80 मीटर पर सेकेंड का आएगा। वो कार जो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, उस ऑब्जर्वर को इनकमिंग कार की स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड फील होगी, क्योंकि 30 के साथ तो वो खुद मूव कर रहा था और दूसरी कार 50 मीटर पर सेकेंड के साथ उसे अप्रोच कर रही थी। सो इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर ने रियल वेलोसिटी से हटकर वेलोसिटी को या स्पीड को ऑब्जर्व किया। इस सिचुएशन में जिसमें दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही थीं, स्पीड ऐड हो जाती है। इसी सिचुएशन को अगर हम थोड़ा और डिफरेंट करके देखें तो सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी। अगर कार 30 मीटर पर सेकेंड के साथ फॉरवर्ड मूव कर रही है और दूसरी कार 50 मीटर पर सेकेंड के साथ उसे चेज कर रही है, अब दोनों कार सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थीं, लेकिन 50 मीटर पर सेकेंड वाली कार ने आगे जाती हुई कार को अगर हिट किया तो आगे वाली कार जो कि 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, डियर स्टूडेंट, अब उसको लगेगा कि किसी ने उसे 20 मीटर पर सेकेंड के साथ हिट किया है, क्योंकि इस सिचुएशन में वेलोसिटीज का इम्पैक्ट सब्ट्रैक्ट होकर आता है। अगर इस सिचुएशन में हम वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करें तो 50 माइनस 30 का इम्पैक्ट आया, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर ने स्पीड ऑफ कार्स के बारे में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि यहाँ पर हम स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पीड एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, स्पीड एक रिलेटिव क्वांटिटी है। स्पीड ऑब्जर्वेशन डिपेंड कर रही है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर क्या एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं या ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं या मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस से डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं सिचुएशंस को स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस से ऑब्जर्व करें तो हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। सपोज करें कि आपके पास एक टॉर्च है और उससे कुछ डिस्टेंस पर आप एक स्पीडोमीटर पकड़कर खड़े हैं। स्पीडोमीटर वो डिवाइस है जो लाइट की स्पीड को मेजर करेगा। जैसे ही टॉर्च ऑन हुई, आपने स्पीडोमीटर की रीडिंग देखी तो आंसर आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये स्पीड ऑफ लाइट की वो यूनिवर्सल वैल्यू है जो आप क्लास 9 से डियर स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं। सो यहाँ पर भी जब आपने स्पीडोमीटर से स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया तो आंसर था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप स्पीडोमीटर को पकड़कर मूव करें टुवर्ड्स द टॉर्च, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, तो अब हम प्रीवियसली डिस्कस्ड केसेस के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब अगर ऑब्जर्वर मूविंग सिचुएशन में है तो स्पीड में चेंज आना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। स्पीडोमीटर ने वही स्पीड इंडिकेट की, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑल्दो ऑब्जर्वर अब मूव कर रहा था टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम इसके रिवर्स भी करके देखें कि ऑब्जर्वर को अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट मूव करवाएं तो अगेन स्पीड ऑफ लाइट आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट में ऑब्जर्वर की मूवमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर मूव करे, रेस्ट पर हो या टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट मूव करे या अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी क्वांटिटी है जो एब्सोल्यूट है, जिसे कहीं से भी अगर आप मेजर करें, कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट पर, मूविंग, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेम से मेजर करे तो वो चेंज नहीं होगी। सो स्पीड ऑफ लाइट is a universal constant and the two observers which are in relative motion, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो उन दोनों के आंसर एक आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहां से आपने देखा कि हमारी डेली लाइफ में जो चीजें मूव करती हैं उनकी स्पीड रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। सो इसी को अब आप आंसर की फॉर्म में कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। What are the measurements on which two observer in relative motion will agree upon? तो आपका आंसर होगा the two observer in relative motion will always agree upon speed of light in inertial frame. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, डज द डायलेशन मीन्स दैट टाइम रियली पासेस मोर स्लोली इन मूविंग सिस्टम और दैट इट ओनली सीम्स टू पास मोर स्लोली। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन के टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे ये पूछ रही है कि क्या टाइम डायलेशन एक रियल प्रोसेस है या सिर्फ ये महसूस होता है कि टाइम स्लो हो गया है या टाइम फास्ट हो गया है। आज से पहले हम ये जानते थे, या जब से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी लाइफ में आई उससे पहले से हम ये जानते थे कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अगर मैं ये कहूं कि 24 आवर्स के बाद एक दिन गुजर गया तो हर दूसरा बंदा भी यही स्टेटमेंट देगा कि जब 24 आवर्स गुजरेंगे तो एक दिन गुजर गया। सो अगर हम अपनी एजिंग प्रोसेस को देखें तो हम सब का यही ऑब्जर्वेशन है कि 24 आवर्स गुजरने के बाद हमारी एज में एक दिन इंक्रीज हो गया। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कहना है कि अगर 24 आवर्स में आपकी एज में एक दिन ऐड हुआ तो शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी हो जो ऐसे फ्रेम में रहता हो कि 24 आवर्स गुजरने के बाद उसकी एज 100 साल बढ़ जाए।
सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। टाइम का फैक्टर डिपेंड करता है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड पर। अगर आपका फ्रेम बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक स्लो हो जाएगा और टाइम डायलेशन का फैक्टर आप रियल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, टाइम डायलेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक रियल प्रोसेस है। इसको आप अपना कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट या एक फेक कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते। अगर आपका फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हुई स्पीड या आप सिंपली ये कह लें कि हायर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो आपके फ्रेम में टाइम डायलेशन एक रियल प्रोसेस की तरह होगा। सो डियर स्टूडेंट, अब हम इस आंसर को लिख लेते हैं कि डज द टाइम डायलेशन मीन टाइम रियली पासेस मोर स्लोली। तो इसका आंसर है यस, टाइम डायलेशन is a real process। और अगर आप इस आंसर को एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रेफरेंस देंगे और टाइम डायलेशन का फार्मूला यूज करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन होगी अकॉर्डिंग टू special theory of relativity, time dilation will take place according to equation t is equal to t naught over 1 minus v square over c square। इस इक्वेशन में t naught आपका ओरिजिनल टाइम है और v आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड है, c स्पीड ऑफ लाइट है और टाइम वो टाइम है, t वो टाइम है जिसमें आपका फ्रेम जब किसी हायर स्पीड के साथ मूव करेगा तो ओरिजिनल टाइम में जो चेंज आएगा, जब टाइम स्लो डाउन होकर न्यू टाइम जनरेट करेगा तो वो टाइम होगा दिस t। सो इस इक्वेशन से आप किसी भी मूविंग फ्रेम के टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ यू आर मूविंग इन अ स्पेसशिप एट अ वेरी हाई स्पीड relative to Earth, would you notice a difference in your pulse rate, in the pulse rate of people on Earth? क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे ये कह रही है कि अगर आप किसी स्पेसशिप में जो कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है उसमें अगर आप बैठे हैं और उस स्पेसशिप में मौजूद क्लॉक के रेफरेंस से आप पल्स रेट मेजर करते हैं तो क्या आपको पल्स रेट में चेंज फील होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप भी उसी फ्रेम का हिस्सा हैं, विच मीन्स आप भी स्पेसशिप का हिस्सा हैं और क्लॉक भी स्पेसशिप में ही मौजूद है। सो उस फ्रेम के अंदर बैठे हुए अगर आप वहीं पर मौजूद क्लॉक की मदद से अपना पल्स रेट काउंट करते हैं तो आपको कोई भी चेंज फील नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें यानी ऑब्जर्वर और क्लॉक दोनों एक ही फ्रेम का हिस्सा हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें वो ये कह रहा है कि अगर आप स्पेसशिप में बैठे हुए अर्थ पर मौजूद किसी पर्सन का पल्स रेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या चेंज आएगा? तो ऑब्वियसली इस केस में पल्स रेट में चेंज आएगा, क्योंकि स्पेसशिप बहुत ही हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। सो इस सिचुएशन में स्पेसशिप बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्पीड उसके रेफरेंस से क्लॉक स्लो डाउन हो जाएगा
और पल्स रेट इंक्रीज्ड आएगा। सो यहाँ पर अगर आप आंसर लिखें तो पार्ट ए का आंसर कुछ इस तरह से होगा। पार्ट ए में कोई भी चेंज नहीं आता, तो आप लिखेंगे देयर विल बी नो चेंज इन pulse rate with respect to the clock in spaceship। लेकिन जब आप पार्ट बी में लिखेंगे तो देयर इज अ चेंज, तो आप लिखेंगे देयर इज अ चेंज in pulse rate of people on earth according to equation T equals to T naught over 1 minus v square over c square. According to this equation, time will slow down as the spaceship is moving with high velocity, as the spaceship is moving with high velocity as सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जिसको आपने बड़ी डिटेल में देखा कि किस तरह टाइम डायलेशन आप ऑब्जर्व करेंगे। अब चलते हैं और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर इन्फिनिट व्हाट वुड द इक्वेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट विच इज c उसकी वैल्यू को इन्फिनिट कर देते हैं तो जो आपने 4 इक्वेशंस रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी थी उन इक्वेशंस में क्या चेंज आएगा। तो चलिए देखते हैं जब हम स्पीड ऑफ लाइट को इन्फिनिट करें तो क्या चेंज आता है। हमारे पास वो 4 इक्वेशंस ये हैं, मास डायलेशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास एनर्जी रिलेशन। इन चारों में हम वन बाय वन देखते हैं कि इफ speed of light c is infinite then mass dilation का फार्मूला है m equals to m naught over 1 minus v square over c square। इसमें आपको c की वैल्यू इन्फिनिट दी गई है। सो अगर आप c को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी के साथ तो आपका ये फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करें तो m आपके पास ओरिजिनल मास m नॉट के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन मास when speed of light is infinite and this new mass is equal to original mass। अब देखते हैं कि टाइम डायलेशन में क्या चेंज आता है। टाइम डायलेशन का फार्मूला है t is equal to t naught 1 minus v square over c square। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आपके पास mass की इक्वेशन थी। इसमें डियर स्टूडेंट आप c की जगह इन्फिनिटी को पुट करें, अगेन आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज होगी जिसमें आपके पास t नॉट के ही इक्वल आ जाएगा, जिसका मतलब कि इस सिचुएशन में टाइम डायलेशन आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, न्यू टाइम ओरिजिनल टाइम के ही इक्वल आएगा।
अब हम थर्ड विच इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, उसको अगर ऑब्जर्व करें तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है. L इक्वल्स टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. इसमें भी आप C को रिप्लेस कर दें इन्फिनिटी से तो अगेन ये फैक्टर 0 हो जाएगा और आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी L इज इक्वल टू L नॉट के. इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फार्मूले में भी आपने यही कंक्लूड किया कि न्यू लेंथ ओरिजिनल लेंथ के इक्वल है. अगर आप मास एनर्जी रिलेशन को देखें तो मास एनर्जी रिलेशन कुछ इस तरह से है, विच इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. इसमें आपने C को अगर रिप्लेस किया विद इंफिनिटी तो पहले हम देखते हैं कि मास में क्या चेंज आएगा. तो डेल्टा E अपॉन C स्क्वायर इज डेल्टा M. अगर आप C को इंफिनिटी से रिप्लेस करते हैं तो डेल्टा M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर एक बहुत बिगर वैल्यू है तो ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा. तो डेल्टा M आपके पास 0 के इक्वल आ गया. अगर आप डेल्टा M 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में फॉर C इंफिनिटी तो चेंज इन एनर्जी भी कुछ इस तरह से आएगा. डेल्टा E और डेल्टा M की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, C की वैल्यू आपको इंफिनिटी गिवन है. इसमें जब भी कोई भी चाहे छोटा फैक्टर हो बिगर फैक्टर हो अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाएगा. सो इट मीन्स change in energy is 0, change in mass is 0. So dear student, आपने देखा कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को इन्फिनिट कर देते हैं तो आपकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस हैं उनमें किस तरह चेंज आता है. अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. 19.5 की स्टेटमेंट है, सिंस mass is a form of energy, can we conclude that a compressed spring has more mass than the same spring when it is not compressed? अगर आपके पास एक स्प्रिंग है उसको अगर आप कंप्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस पर वर्क परफॉर्म करते हैं और वो वर्क उस स्प्रिंग को वाइल कंप्रेसिंग स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो क्या स्प्रिंग का मास भी चेंज हो जाएगा. सो इसका आंसर हमें मिलेगा मास एनर्जी इक्वेशन से, विच इज डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर. अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से अगर हमने चेंज इन मास फाइंड आउट करना है तो डेल्टा E अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा M. इस इक्वेशन में अगर आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स डेल्टा M भी इंक्रीज हो जाना चाहिए क्योंकि मास और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड हैं. और अगर आप एनर्जी को कम कर रहे हैं तो मास भी कम हो जाना चाहिए. सो ये इक्वेशन कह रही है कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं आप उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब एनर्जी इंक्रीज हुई तो स्प्रिंग का मास भी इंक्रीज हो जाना चाहिए. लेकिन हमें वो इंक्रीज ऑफ मास नजर तो नहीं आता. उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये इक्वेशन बेसिकली रिलेटेड है ह्यूज साइज ऑफ एनर्जी चेंजेस से. अगर आप डेल्टा M को सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं यानी चेंज ऑफ मास को सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं कि वो आपको चेंज ऑफ मास नजर आए, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज इन एनर्जी भी उसी रेशो से ह्यूज बनाना पड़ेगा. अगर आप डेली लाइफ के एनर्जी चेंजेस को देखें तो हमारी डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस बहुत ही स्मॉल एनर्जी चेंजेस हैं, इसलिए उन स्मॉल एनर्जी चेंजेस से रिलेटेड
जो चेंजेस इन मैस आते हैं वो भी बहुत ही स्मॉल होते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम सी स्क्वायर के फैक्टर को देखें तो ये एक बहुत ही डिनोमिनेटर में बड़ा फैक्टर है। इसकी बिगर वैल्यू इस रेशो को बहुत ही स्मॉल फैक्टर में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से चेंज ऑफ मैस बहुत ही स्मॉल आता है। सो अगर आप इस फैक्टर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सी स्क्वायर को कंपीट करने के लिए आपको डेल्टा ई भी बिगर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमारी रूटीन लाइफ डेल्टा ई स्मॉल चेंजेस को जनरेट करती है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो अगर मैं स्प्रिंग सिस्टम में अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसका मैस इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीज्ड मैस इतना स्मॉल होगा कि वो आप मेजर नहीं कर सकेंगे। सो इसका आंसर होगा yes, there is an increase in mass of compressed spring. इसकी रीजन क्या होगी कि क्यों उसका मैस इंक्रीज हो गया, उसको आप इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैस एनर्जी इक्वेशन, फिर आपने ये इक्वेशन लिखी, इफ वी increase according to mass energy equation, if we increase energy, mass increases, but in case of spring this increase in mass is very small. So dear students, आपने देखा कि किस तरह अगर आप एक कंप्रेस स्प्रिंग पर वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस स्प्रिंग के मैस को इंक्रीज कर देगा, बट वो इंक्रीज इन मैस बहुत ही निग्लिजिबल होगा, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। अब चलते हैं और देखते हैं कि सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो उसमें पहले आपको रेड कलर क्यों नजर आता है। अगर आपने कोयले को जलते हुए देखा हो तो कोयले का जलते हुए पहला जो कलर आपको नजर आता है वो रेड कलर होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट करता है। डियर स्टूडेंट, होता यह है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है तो इसमें से इमिट होने वाली रेडिएशंस उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो इनिशियली उसका टेम्परेचर कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो स्टार्ट में जब टेम्परेचर कम होगा तो वो लो एनर्जी रेडिएशंस इमिट करेगा। अगर आप विजिबल स्पेक्ट्रम को देखें तो इसमें सबसे लो एनर्जी वाला कलर है रेड कलर। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप वायलेट की तरफ मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और एनर्जी भी बढ़ती जाती है। सो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करें, इनिशियली लो टेम्परेचर पर वो लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट करेगा, तो इस स्टार्टिंग रेंज में जो कलर आएगा वो रेड कलर होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा
तो रेड से वो ब्लू फ्रीक्वेंसी की तरफ यानी इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेगा। सो इसको स्टार्ट में जब आपने लिखना है तो आपने लिखना है रेडिएशंस emitted by a body depends on its temperature. फिर जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो इस एक्सप्लेनेशन में आप बताएंगे कि when the object is heated, initially its temperature is low, so radiations emitted have low energies, so we observe red color because it has lowest energy in visible spectrum. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट अप किया जाता है तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है। आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।